विद्या संस्थान के अध्यक्ष महोदय, डायरेक्टर महोदय, सचिव महोदय, मंचासीन अतिथिगण, स्टाफ और सभी परीक्षार्थी, आपने इस अवसर पर मुझे याद किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। साथ ही जो विषय रखा गया है बहुत ही अच्छा विषय है और मैं तो आज मान के चलता हूँ कि ये विशेष प्रकार का एक संगम है। संगम इस बात से कि जिस कौशल की हम बात कर रहे हैं, जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक कौशलों की जानकारी दे रहे हैं या जानकारी ले रहे हैं कि आखिर ये कौशल है क्या। जो टीचर्स एज ए टीचर विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इन कौशलों का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और इन कौशलों का प्रयोग करते हुए अपनी सेवाएं पूरी देकर के जो रिटायर होकर अपने बीच में उपस्थित है, तो मैं समझता हूँ ये विशेष प्रकार का एक संगम ही है। जो प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिंग पा रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि जब हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उस कार्य को करना हमने आरंभ किया है, धीरे धीरे हम उस कार्य को करने की विधि जानने लगते हैं। एक बालिका रसोई में अपनी मां की हेल्प करती है खाना बनाने, ये कभी नहीं हो सकता कि वो पहले ही दिन गई और खाना बनाने में, सब्जी बनाने में एक्सपर्ट होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे वो अभ्यास करेगी और इस अभ्यास के द्वारा वह खाना बनाने में जो है दक्ष हो गई। तो खाना बनाना सीखना आरंभ किया, फिर जाकर के जो है बहुत सारे कौशल, उसमें हमें नहीं मालूम रहता क्या कौशल है, आटा कितना लेना है। जब वो जो है पहली बार चपाती बनाना आरंभ करती है तो वो पता नहीं उसके कितने पाउंड पड़ जाते हैं, लेकिन जब उसमें ये स्किल, ये कौशल जब डेवलप हो जाता है तो थोड़े समय बाद में जो है रोटी एकदम गोल बन जाती है। यही बात हर जगह लागू होती है। आप टीचर हैं, बच्चों को लिखना सिखाते हैं, सबसे पहले उसको पेन कैसे पकड़ना ये मालूम नहीं है, सीधी रेखा कैसे खींचनी मालूम नहीं है, खड़ी रेखा कैसे खींचनी मालूम नहीं है, आधा वृत्त कैसे बनाना मालूम नहीं है, लेकिन धीरे 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 इस अभ्यास के द्वारा जो है आप उसे लिखना सिखा देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हम किसी भी कार्य में कुशलता हासिल करते हैं। ये कुशलता हासिल करने के लिए जो विभिन्न प्रकार का समूह काम कर रहा होता है, ये कौशल है। हम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, स्वाभाविक है कि हम शिक्षण कौशल पर बात करेंगे। आप सभी विद्यार्थी जो हैं, पहली क्लास से 12वीं तक जो रेगुलर पढ़े हैं, आपके टीचर्स को जो है आपने पढ़ाते हुए जरूर देखा है, और आपको जो टीचर्स पढ़ाते थे उन हर टीचर्स ने किसी कौशल को प्रयोग में लिया, लेकिन कौशलों की जानकारी हमें नहीं थी, इसलिए हमें मालूम नहीं चला कि किस कौशल का प्रयोग किया जा रहा है। मैं सीधे तौर से प्रैक्टिकली जो है बात करना चाहूंगा। एक टीचर जो विद्यालय में आता है, क्लास में आता है, क्लास में प्रवेश लेने से लेकर के अंत में 40 मिनट का कालांश पूरा हो जाता है, फिर श्याम पट को साफ करके वो निकल जाता है। इस दौरान कम से कम 13 प्रकार के कौशल उसके द्वारा काम में लिए जाते हैं। जो विद्वान हुए हैं उन्होंने शिक्षण कौशल 13 प्रकार के बताए, जिसमें 7 कौशल जो मुख्य रूप से माने जाते हैं। सबसे पहले एक टीचर जब हम क्लास में प्रवेश करते हैं तो पाठ की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहला कौशल आता है प्रस्तावना कौशल, अथवा हम पाठ की शुरुआत कैसे करें। देखिए, पाठ आप जितना रुचिकर तरीके से जो है प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, मान के चलिए कि आपका पाठ उतना ही सफल हो पाएगा। जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, ये इंटर्नशिप के लिए गए तो स्वाभाविक है कि उन्होंने पाठ पढ़ाए होंगे। तो सबसे पहले क्लास में एंट्री होने पर आप पाठ की जो शुरुआत करते हैं, वह पहला कौशल काम में ले रहे होते हैं, उसका नाम है प्रस्तावना कौशल। हमें
डायरेक्ट जाकर के जो है पाठ की शुरुआत नहीं कर लेनी चाहिए। बच्चों को अपने से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आपके सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, कई प्रकार का ज्ञान उनके मस्तिष्क में है, लेकिन आप धीरे धीरे जो है उनको प्रश्नों के माध्यम से अपने टॉपिक पर लाने की कोशिश करते हैं। जो प्रस्तावना निकाली जाती है या बच्चों को पाठ से जोड़ा जाता है, उसके भी 13 प्रकार हैं। 13 प्रकार से जो है आप पाठ की प्रस्तावना निकाल सकते हैं। लेकिन सामान्यतः हम प्रश्नोत्तर के द्वारा प्रश्न पूछकर जो है प्रस्तावना निकालने का ज्यादा कसरत में है, उसको ज्यादा काम में लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप प्रत्यक्ष वस्तु दिखाकर जो है प्रस्तावना निकाल सकते हैं। पैरेलल कोई कविता कहकर जो है प्रस्तावना निकाल सकते हैं। जैसे प्रत्यक्ष वस्तु दिखाकर हम कैसे प्रस्तावना निकालें, क्योंकि आज की वर्कशॉप है वो इसलिए है कि हम यूं तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन क्या हम इसमें कुछ सुधार ला सकते हैं या प्रैक्टिकल तौर से हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आज इसका जो उद्देश्य है इस कार्यशाला का वो ये है। जैसे आप 7वीं क्लास के बच्चों को पाठ पढ़ाना चाहते हैं सम्राट अशोक। अब आप प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी इसकी प्रस्तावना निकाल सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष वस्तु दिखाकर के जो है आप पाठ से कैसे जोड़ें। आप बच्चों को एक सिक्का दिखा सकते हैं, बच्चों को पूछ सकते हैं बेटा ये कितने रुपए का सिक्का है। बच्चे बताएंगे 5 रुपए का। कम से कम सामने जो बैठे हैं वो तो जो है जरूर बता देंगे कि 5 रुपए का है, 2 रुपए का है, 1 रुपए। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चे। इसके एक तरफ जो है 5 रुपए इसका मूल्य लिखा है, इसके दूसरी तरफ क्या है बच्चे बताएंगे साहब जो है अशोक स्तंभ है या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों। ये जो अशोक स्तंभ है ये कहां से लिया गया है, बच्चे बता नहीं पाएंगे। तो बच्चों आज हम इसी अशोक स्तंभ से रिलेटेड जो है महाराज ने इसने इसको जो है निर्माण किया था, उसका अध्ययन करेंगे। उनका नाम है सम्राट अशोक। ये जो है प्रत्यक्ष वस्तु दिखाकर आपने पाठ की शुरुआत की। ऐसा करने से हमें थोड़ा कुछ जो है बच्चों को इन्वॉल्वमेंट जो है मिलता है, और ये प्रयास किया जाना चाहिए कि बच्चों को पाठ से जोड़ें। आप प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रस्तावना अगर निकालने हैं तो वहां पर प्रयास करें कि प्रश्न जो है बच्चों के पूर्ण ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, तभी आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। जो एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं कि आपकी प्रस्तावना अगर सफल हो जाती है तो ये मान के चलिए कि आपका 50% पाठ जो है पूर्ण हो चुका है, यानी बहुत सफलता उसमें आपने हासिल कर दी है। ये हुआ प्रस्तावना कौशल, जो कि 13 प्रश्नों में से एक जो है मुख्य प्रश्न कहा जाता है। क्लास में एंट्री होते ही हम सबसे पहले पाठ की शुरुआत की, इसका मतलब आपने प्रस्तावना कौशल काम किया। दूसरा आता है व्याख्या कौशल। आप पाठ को एक्सप्लेन करते हैं, पाठ को एक्सप्लेन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं समझता हूं उस पर भी चर्चा कर लेना ठीक होगा। पाठ में आप जो है टीचर देखते हैं कि वो पाठ आपके लिए तो बहुत इजी है क्योंकि 7वीं का है, और हमें तो पढ़ाते हुए भी सालों हो गए। 7वीं का पाठ जो है कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये मान के चलते हैं। लेकिन ये भी जो है बिल्कुल सही है, सत्य है कि 7वीं का जो पाठ रखा गया है, तो आपकी 7वीं की क्लास में सब बच्चे जो है प्रतिभाशाली हो नहीं सकते, बहुत होशियार हो नहीं सकते। 3 प्रकार की कैटेगरी बच्चों की जो है पाई जाती है, प्रतिभाशाली, सामान्य और पिछड़े बालक। तो आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं, इस पाठ में कुछ कंटेंट्स ऐसे होंगे जो पिछड़े बालकों को समझने के लिए टफ होंगे। जब आप उसका एक्सप्लेन करते हैं तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप कई प्रकार के जो टफ कंटेंट्स हैं उसको इजी बनाने के लिए आपने टीचिंग एड को काम में लिया। आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, लोकल उदाहरण दीजिए। लोकल उदाहरण देने से क्या होगा कि कई प्रकार के जो बच्चे हैं जो कि समझ नहीं पा रहे हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से जो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चा जो है उस कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पा रहा है, आप बताना क्या चाहते हैं। आपने गलती से जो है लोकल कोई उदाहरण दिया। आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी में ये पढ़ा रहे हैं सरप्राइज किसे कहते हैं, या ऐसी आकृति जहां पर जो है तीनों तरफ पानी से घिरी हुई हो,
बच्चों को ये जो समझा नहीं पा रहे हैं, अब बार बार परिभाषा दे रहे हैं, बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को कहिए, बच्चों आपके पास में फलाना तालाब है, किस किसने देखा है? बट से बच्चा हाथ मिला देते हैं और अधिकतर बच्चे हाथ मिला हैं। वेरी गुड बच्चों, इसके इस तरफ जो है ये गांव सातों खड़ा है, इधर जो है पानी से ये तीन जो है बहुत बड़ी है, इस तरफ जो है गोखेला है, इस तरफ है मराकन है, तीनों तरफ ये तीन प्रकार के जो अलग अलग गांव है, तीनों तरफ जो है पानी भरा हुआ है। बच्चों इस प्रकार जो आकृति जो भूभाग तीनों तरफ से या ऐसी बड़ी जो भूराशि जो कि तीनों तरफ से जो है पानी से घिरी हो, इसको ये कहते हैं। अब आपने लोकल उदाहरण दिया, बच्चे ने ना तो कोई प्रशांत महासागर देखा, ना हिंद महासागर देखा, ना जो है कोई कुछ देखा, लेकिन रीचों का तालाब सबने देखा। आपने लोकल उदाहरण दिया और उस लोकल उदाहरण के द्वारा बच्चों को समझा दिया कि तीनों तरफ जो भूभाग पानी से घिरा उसको ये कहते हैं। आप व्याख्या कर रहे हैं, आप पहले ये तय करें कि वास्तव में कक्षा के स्तर के मुताबिक कौन से कंटेंट्स जो है टफ है, उनका चयन पहले कर दें कि आपको उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करें। तो टीचिंग एड का काम में लें, साथ साथ लोकल उदाहरण दें। ऐसा करने से निश्चित रूप से हम टफ से टफ कंटेंट्स को इजी बना सकते हैं। तीसरा आता है दृष्टांत कौशल, यानी हम उदाहरण दें तो भी इस प्रकार से दें कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। तो अधिकतर व्याख्या कौशल में इसको हम उपयोग ले लेते हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। नेक्स्ट वन है प्रदर्शन कौशल। फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं इसमें जो बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि भाई ये प्रदर्शन कौशल क्या है। आप तो वहां पाठ पढ़ा रहे होते हैं, आप वहां कौन सा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम एज ए टीचर जरूर वहां प्रदर्शन कर रहे होते हैं। आप कोई ऐसी कविता पढ़ा रहे जिसमें हाव भाव से जो है वो कविता पेश करनी है, या आपका प्रदर्शन। शोले फिल्म का जो डायलॉग, उसमें गब्बर सिंह ये जानना चाहता था कितने आदमी थे वो आभार में आ गए, लेकिन उसका बोलने का जो लहजा है वो उस बात को जो है प्रकट कर रहा है कि उसके मन में कितना गुस्सा है, जबकि वो जानना तो ये चाहता है आपको जो है इतने थे वहां, इतने कितने बहुत सारे थे आप आभार में आ गए, लेकिन नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जहां कोई हाव भाव जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, ये प्रदर्शन कौशल है। आप कविता को पढ़ा रहे हैं झांसी की रानी की और आपकी आवाज ऐसे निकल रही है जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सुन लेती तो वह बहुत आश्चर्य करती है, क्या होता है। यहाँ हम देखते हैं आप टीचिंग एड जो है सेलेक्ट करते हैं, वो किस लिए करते हैं कि आपने ये समझा कि इस क्लास के लिए ये टीचिंग एड इसलिए बनाया जा रहा है कि ये कंटेंट थोड़ा टफ है। आपने उसको टफ समझा इसलिए टीचिंग एड बनाई। अब यहाँ ये कौशल हमने दोनों को इसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं ये टीचिंग एड तो बना लेते हैं या पढ़वा लेते हैं। अब टीचिंग एड बना लिया, पाठ पढ़ा रहे हैं, जब तक कोई टीचर देखने के लिए नहीं आया जब तक तो बड़ा आराम से पढ़ा रहे थे, लेकिन जो ही कोई टीचर आके बैठ गया, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना भूल जाते हैं। और संयोग ये रहा कि कंटेंट्स भी उसी टाइम में आया जहां पर आपको टीचिंग एड डिस्प्ले करना था। टीचर आगे बैठ गए, आप भूल गए, पूरा पाठ पढ़ा दिया, फिर शाम को इधर घूमे, आपको याद आ रहा हूँ टीचिंग एड तो रह गया। फिर आप फिर से उसको हाथ में लेके बोलते हैं बच्चों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को देखा आपने? बच्चे कहते नहीं देखा। ये देख लो, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है ना, और ये इसका बेटा जो है ये पीठ पर बंधा है। ये टीचिंग एड का प्रदर्शन बिल्कुल सही है। टीचिंग एड का प्रदर्शन आपको वहां करना चाहिए था जहां पे कंटेंट्स आएगा। उसको तो है जब आपने इतनी मेहनत से बनाया है तो उसको तो है ठीक टाइम पे परफेक्ट टाइम में आपको डिस्प्ले करना था। पॉइंटर से जो है उसको एक्सप्लेन करना था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस प्रकार से अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर जो है लोगों के अंग्रेजों के साथ में लड़ी थी। आप उसका एक्सप्लेन करें और फिर उसको उतार कर रख लें। जनरली क्या होता है कि एक क्वेश्चन हमने प्रॉपर डॉक्टर नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि टीचिंग एड को बताया, डिस्प्ले कर रखा है और पूरा जो है पढ़ा दिया पाठ और फिर प्रश्न पूछते हैं, वहां जो है टीचिंग एड वाइट पे लगा हुआ है, आप उसमें से प्रश्न पूछते हैं
बच्चों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को जो है किस प्रकार से जो युद्ध में जाने से क्या कैसा क्या किया था। अब बच्चा तो उसमें देख रहा साहब की चीज लगी है तो उसको देख के पढ़ से बता लेंगे पीठ में बांध के लगी थी, ये था वो था। तो टीचिंग एड को प्रॉपर जब रेफरेंस आता है तो आप उसको डिस्प्ले करें, उसके बाद में थोड़ा 2 मिनट के लिए बोलें, फिर उसको वहां से हटा दें। तो ये हुआ प्रदर्शन कौशल। इससे नेक्स्ट जो कौशल आता है वो है प्रश्न निर्माण कौशल। जनरली हम लोग क्या करते हैं, राधा जाती है बाजार क्यों, भाई मीनिंग तो उसका वही निकल रहा है जो आप प्रश्न में पूछना चाहते हैं, लेकिन एसवीओ के आधार पर, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के आधार पर उसमें वाक्य विन्यास प्रॉपर होना चाहिए। आप प्रश्न ऐसे बनाएं जिनका एक सटीक उत्तर हो, प्रश्न छोटे हो, भाषा शुद्ध हो, बच्चे फट से समझ सके, इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण हमें करना चाहिए। प्रश्न पूछते समय भी हम एज ए टीचर गलती कर जाते हैं। हम कोई एक प्रश्न पूछते हैं और बच्चे हाथ खड़ा कर लेते हैं। जनरली हमारी देखिए, जहाँ टीचर्स नाम से मैं यूज कर रहा हूँ उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, तो कहीं ऐसा नहीं है टीचर्स के लिए कुछ बोलूँ आप बुरा माने, ऐसा नहीं है। टीचर्स आप भी मैं भी हूँ, लेकिन ये गलतियाँ प्राय हम कर लेते हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। अब बच्चे जो है, आपने प्रश्न पूछा, जनरली क्या होता है कि जो बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं हम उन्हीं से प्रश्न पूछते हैं। क्यों भाई, आपका पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि वही बच्चे होशियार बने। आप प्रश्न जब पूछते हैं तो ये भी प्रयास करें कि जो बच्चा जो है प्रश्न हाथ खड़ा नहीं करना है। हो सकता है कि उस प्रश्न का उत्तर वो बच्चा जानता हो, लेकिन झिझक के कारण से वो हाथ खड़ा नहीं करता। एक तरफ हमारा जो उद्देश्य होता है शिक्षक का बच्चों को बोलने योग्य बनाना, तो आप उस बच्चे को तो इस उद्देश्य की बुद्धि का करवा रहे हैं। तो प्रश्नों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पूरी क्लास में हो। एक बार आप उस कोने से पूछ लीजिए, एक बार इस कोने से पूछ लीजिए, एक बार इससे पूछिए, एक बार वहां से पूछिए, एक बार जो है जो हाथ नहीं खड़ा कर रहा है उससे भी पूछिए। तो ये है प्रश्नों का डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रश्नों का निर्माण करना और प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाने चाहिए, ये भी एक प्रकार का कौशल है जो हर एक टीचर जो है क्लास में काम दे रहा होता है। नेक्स्ट वन आता है श्यामपट कौशल। श्यामपट कौशल जनरली हम क्या है कि उस पर बहुत कम लिखते हैं, लेकिन श्यामपट पर मैक्सिमम चीजें लिखी जानी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी इस बात को प्रमाणित कर चुकी है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां जितनी अधिक सक्रिय रहेगी, निश्चित रूप से ज्ञानार्जन स्थायी रूप से उत्पन्न हो पाएगा। आप 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, बहुत लंबी होती है। 3 घंटे की फिल्म देख करके जब घर आने पर आपसे कोई पूछे तो आप 3 घंटे की पूरी फिल्म उनको वापस सुना लेते हैं। इसका मतलब होशियार तो आप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहां ऐसा क्यों हुआ? और इधर जो है हम 30 मिनट पढ़ाते हैं, 30 मिनट में जो कंटेंट्स पढ़ाया है 1 घंटे बाद पूछेंगे तो उसमें कई बच्चे जो जवाब नहीं दे पाए। तो ये गलती बच्चों की नहीं है, एज ए टीचर कहीं कहीं हमारी गलती रही है। भाई ये बात तो हम भी मानते हैं कि 100% आप बच्चे 100% आपकी बात को 100% समझ जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ बच्चों में जो है सीखने में कमी रहती है, रिटेंशन पावर उनका कम होता है, ऐसी स्थिति में कम सीखेंगे। लेकिन आपने जो है ऐसा अवसर ही नहीं दिया कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, तो जो है वहां आप इसका मूल्यांकन भी करें। श्यामपट पर अधिक से अधिक लिखने से क्या होगा, 2 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहेगी। कान के द्वारा वो एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे और आंख के द्वारा जो श्यामपट पर लिखा है उनके बिंदुओं को देखेंगे। इससे क्या होगा, 2 ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होकर उस ज्ञान को अर्जित कर रही है, और ये 2 ज्ञानेंद्रियों के सक्रिय होने से आपके उस पाठ को ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। आपकी क्लास का आकार बड़ा है, बच्चे लास्ट तक बैठे हैं और आप जो है श्यामपट पर लिख रहे हैं, अक्सर आपके बिल्कुल छोटे हैं, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, पीछे वाला बच्चा तो देख ही नहीं पाएगा। तो श्यामपट पर जो है लिखने का भी एक अपना कौशल होता है कि लेटर्स का जो आकार है आप कक्षा के आकार के मुताबिक लिखने का जो तरीका है वो सीधा होना चाहिए। कई बार जो है उल्टा चले तो ऊपर चले जाते, कई बार नीचे चले जाते, तीसरा भी उल्टा का जो इंपॉर्टेंट बिंदु है उसको रेखांकित करें। निश्चित रूप से ये कौशल जो है बहुत जरूरी है।
इस कौशल में एक चीज हमें और भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो टीचर पढ़ा रहा है अपना कालांश पूरा हो गया और वो वहां से निकल जाते हैं, यानी जो नेक्स्ट टीचर आ रहा है उसको आप अनचाही सजा देकर जा रहे हैं, क्योंकि उसको तो श्यामपट्ट को जो है प्रयोग में लेना इसके साथ करना ही पड़ेगा। तो ये जो है कौशल के अंतर्गत ही आता है कि श्यामपट्ट को जो है मैक्सिमम प्रयोग लेना चाहिए, आकर्षक तरीके से जो है व्यवस्थित तरीके से उसमें जो है लिखना चाहिए, और जब कालांश पूरा हो जाए तो श्यामपट्ट को साफ करके ही निकलना चाहिए। ये जो है मुख्यतः कौशल है, 13 प्रकार के कौशल है, लेकिन इन 5-7 कौशलों को जो है विशेष तौर से हम अधिकतर टीचर्स काम में ले रहे हैं। जो टीचर्स क्लास में एंट्री से लेकर के लास्ट कालांश होने तक जिस प्रकार से जो पढ़ा रहा है, कहीं कहीं वो किसी न किसी कौशल को काम में ले रहा है। तो इन कौशलों के द्वारा ही हम अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं, इसमें कोई जो है बुराई। अब टीचर क्या इस प्रकार से जो है टेक्निक को अपनाएं, कौन से मेथड को अपनाएं। आप दूसरी क्लास में पढ़ा करके निकले हैं, यानी पहले पीरियड में आप गए दूसरी क्लास में, अगला पीरियड है आपका 10वीं क्लास में, स्वाभाविक रूप से जो है आप जब उनको पढ़ाने की विधि काम में लेंगे तो दूसरी क्लास को पढ़ा लेते आपकी विधि अलग थी। जस्ट अगले पीरियड में आप 10वीं को पढ़ाने लग गए, आपकी विधि अलग है। ये इस बात का प्रमाण है कि शिक्षण विधियां जो है हर एक आयु स्तर के मुताबिक तय की जाती है। आप टीचर एक ही हैं, जस्ट 5 मिनट बाद में आपका जो है कालांश बदल गया तो आपने 10वीं में जाते ही आपका टीचिंग मेथड अलग काम, टेक्निक जो है आप अलग काम में लेते हैं। तो जितना शिक्षण के प्रति हम निष्ठावान होंगे, डेफिनेट हमारा शिक्षण उतना प्रभावी होगा। कई बार जो है ये देखने में आता है, एक टीचर दूसरे टीचर से कंप्लेंट करते हैं, ये 8वीं के बच्चे तो सुनते ही नहीं है। भाई 8वीं के बच्चे को स्पेशल जो है ऐसा तो है नहीं दूसरे ग्रह से आए हैं, 6वीं के बच्चे हैं, 7वीं के हैं, 9th के हैं, 10th के हैं, सारे इसी के क्रम के हैं, तो 8वीं के बच्चे भी उसी के क्रम के हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास शिक्षण में कहीं कहीं जो है कुछ दोष हैं, उस दोष को जो है अगर हम दूर करें तो निश्चित रूप से इस हमारा जो पढ़ाने का तरीका है उसको हम बेस्ट बना सकते हैं। आप लोगों ने शायद कभी विचार किया हो कि हम टीचर के लिए कहते हैं आइडियल टीचर। इस आइडियल टीचर की अगर एक लेटर्स की व्याख्या की जाए तो टीचर की सारी क्वालिटी जो है उसमें समाहित है, और ये जो क्वालिटी है इसको बेस बनाकर कक्षा में शिक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से हमें इसकी प्राप्ति होगी, हमारा शिक्षण जो है रुचिकर होगा। आइडियल टीचर की अगर हम व्याख्या करें कि भाई जो है ऐसी क्या क्या योग्यता उसमें होनी चाहिए कि उसका शिक्षण रुचिकर हो, तो हम देखते हैं कि आइडियल मींस आई का आई यानी इंटेलिजेंट या होशियार। टीचर को जो है अपने आप को होशियार रखना चाहिए। इसी प्रकार से डी का मतलब है डेडिकेट, आप जो है कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहें। इसी प्रकार से ई एंथोलॉजिस्टिक यानी उमंग। हमें जो है कई बार जो है हम देखते हैं जो टीचर्स, मैं भी उसमें शामिल हूँ, जो टीचर्स अप एंड डाउन करते हैं, गांव से जो है स्कूल आते हैं, स्कूल से वापस गांव जाते हैं, वो बड़े परेशानी में रहते हैं। अब आए हैं घर से, रास्ते में तो जो है गाड़ी लेट होगी, साहब लेट होगी है तो क्लास में तो जाना ही है। अब वहां हम जाते हैं तो बिना प्रिपरेशन के पढ़ा लें, क्योंकि ये मान के चलते हैं अब तो पढ़ा रहे बिल्कुल सही है, बच्चे तो कुछ बोलते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है कई बार हम लोग तो बच्चों का कभी कभी एग्जाम देते हैं, कभी कभी एग्जामिनर है हमको, लेकिन बच्चे जो है हमारे लिए रोज के एग्जामिनर है, डेली के एग्जामिनर है। जिस दिन आप जो है पाठ की तैयारी करके नहीं गए, उस दिन आपके निकलने के बाद बच्चे आपस में बात करेंगे, आज तो गुरु जी ने काम बात कर दी। और अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी के साथ जाते हैं तो बच्चे ये फील करेंगे और आज वो सदा आए नहीं, इसका मतलब हमारा आना तो लेट हो गया। इस प्रकार की क्वालिटी अगर है तो मान के चलिए कि जो है, और वो क्वालिटी है ऐसी बात नहीं है। तो आइडियल टीचर में जो है ई हो गया, एंथोलॉजिस्टिक,
एमिकेबल, आत्मीय। कई बार क्या है कि हम ये मानते हैं भाई हमारे क्या एक ग्रुप निकलता है, एक मैच आता है, दूसरा मैच आता है, ये सब चलता रहता क्रम है। लेकिन माता पिता के बाद में अगर किसी को स्थान दिया जाता है तो वो है टीचर। बच्चों के प्रति आत्मीयता का भाव आपको होना चाहिए। बच्चे अगर किसी प्रकार की समस्या में है तो आपको ये लगना चाहिए कि उनकी समस्या मेरी समस्या है। ये गुण भी हमें जो है टीचर होना चाहिए। आई तो सॉरी एल, आइडियल का एल, जिसमें लर्न पर्सन होना चाहिए, अथवा टीचर जो है हमेशा एक लर्नर के रूप में है। एक जलता हुआ दिया ही दूसरे दिए में जला सकता है। तो जब हम नई चीजें सीखेंगे ही नहीं, नवाचार से अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? टीचर कभी भी जो है अधिगम करता जो है भाई हमने तो सारा सब कुछ सीख लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ हम देखते हैं कि टीचर जो है एक अधिगम करता होना चाहिए। तो आइडियल में ये सारे गुण जो है टीचर के अंदर जो है देखे जाते हैं। टी का मतलब है टैलेंटेड, मल्टीटास्क पर्सन होना चाहिए। ये बात क्या है, हम अपने सिलेबस पूरा कराने का जो है उद्देश्य रखते हैं और सब हो गया, ऐसा नहीं है। छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपको अगर ध्यान है तो बच्चों को बताइए कि वो आते ही स्टूडेंट्स हैं, छात्रवृत्ति उनको मिलती है, वो कितना फायदा। इसी प्रकार से कोई इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है जहाँ पर बच्चों को जाने से बेनिफिट है, तो वो भी जो हम बता सकते हैं। तो टीचर जो है मल्टीटास्क होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए। इसी प्रकार ई का मतलब इमोशनल। टीचर जैसा करता है वैसा ही बच्चे भी करते हैं। तो संवेदनात्मक रूप से हमें जो है दया, सहयोग, सहानुभूति, प्रेम, ये जो संवेद है, ये संवेद ऐसे टीचर हमें होने चाहिए और इनका अधिक से अधिक उपयोग जो है हमें करना चाहिए। इसी प्रकार से अट्रैक्टिव, यानी आपका व्यक्तित्व आकर्षित करने वाला होना चाहिए। बच्चों को ये लगे कि जो है टीचर्स आए हैं तो आपको देखते ही ये हो कि हमारा ये लेसन जो है बहुत अच्छा होने वाला है। तो अट्रैक्टिव, सी क्रिएटिव, कुछ नया आप करें। इसी प्रकार से हेल्पिंग नेचर, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, रेस्पेक्टफुल और रेस्पॉन्सिबल और सपोर्टिव और स्ट्रिक्ट। तो ये आइडियल टीचर्स, इसकी अगर हम व्याख्या करें एक लेटर्स को, तो इसमें टीचर्स के सारे गुण समाहित हैं। और अगर इन गुणों को प्रैक्टिकल तौर से हम क्लास में प्रयोग में ला रहे हैं, ये मान के चलिए आपका जो शिक्षण बहुत रुचिकर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक टीचर आप बच्चों में बहुत कुछ जो है उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। शर्त इतनी सी है कि आप तय दिन से जो है बच्चों को अपना मान करके, अपने विद्यार्थी मान करके, अपनी ड्यूटी मान के निष्ठा के साथ में जो अगर उस कार्य को करते हैं, निश्चित रूप से जो है बालक का ज्यादा से ज्यादा कल्याण कर सकते हैं। तो ये जो है कौशल की बात हुई कि किस प्रकार से हम कौशलों के माध्यम से जो है रुचिकर शिक्षण को रुचिकर बना सकते हैं। मैं समझता हूँ कुछ बातें जो है जरूर आपसे भी रिलेटेड है और आपने भी जो है विद्यालय की इन चीजों का प्रैक्टिकल तौर से अनुभव किया है। तो बच्चों को किस प्रकार से कौशलों का प्रयोग करते हुए हम रुचिकर बना सकते हैं, मैं समझता हूँ आज की ये कार्यशाला कुछ हद तक जो है निश्चित रूप से बहुत ही सफल रहेगी और उपयोगी होगी, प्रभावी होगी, हमारे लिए लाभदायक होगी। आपने मुझे यहाँ मौका दिया, इसके लिए उन्हें एक बार धन्यवाद देता हूँ।